गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आशीष बहेती और अमित सेठ पिछले शो से जुड़े हुए हैं। नए ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक के विकास सालुंके। बस थोड़ी देर में तीसरी तिमाही के नंबर्स पर कैनरा बैंक के ईडी अशोक चंद्रा से बातचीत करेंगे। साथ ही बजट पर खास चर्चा के लिए 10:10 पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ से करेंगे एक एक्सक्लूसिव बातचीत। लेकिन एक बार मार्केट पर नजर डालते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल है लेकिन डाउनवर्ड बायस है। बायस डाउनवर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि कुछ स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी सी अपटिक है, मेनली पीएसयूज, एनटीपीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया। यहां पर थोड़ी सी आपको तेजी दिखाई देगी। लेकिन मंदी कहां पर है? सबसे ज़्यादा टेक महिंद्रा, हालांकि डे लो से काफ़ी रिकवरी, लेकिन फिर भी 4% नीचे। एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, आईटीसी, टीसीएस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय गिरावट दिखाई देगी। जहां तक बात है ब्रॉडर मार्केट की, ओरेकल आज का टॉप गेनर 4% ऊपर एफएनओ में। जीएमआर एयरपोर्ट्स में अच्छी बाइंग। एसीसी, कैनरा बैंक, बीएचईएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बलरामपुर चीनी अपसाइड पर और लॉरस लैब्स डाउनसाइड पर करीब करीब 5.6% नीचे। वीरू जेम आज के एक्शन ऑफ द डे लॉरस लैब में 377.80 पैकेट ट्रेड करता हुआ। पैनल आपकी स्क्रीन पे है जिससे करेंगे बातचीत 10 के दमदार ट्रेड में। अमित सेठ, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं। विकास सालुंके से सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे। पहले विकास, आपका पर्सपेक्टिव। गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। देखो, ओवरऑल मार्केट में जो सेटअप अभी है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है। तो जब तक निफ्टी 21,470 के ऊपर सस्टेन नहीं होती, उसके बाद ही अपसाइड देखने मिल सकता है। नीचे में अभी फिलहाल तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि व्यू कॉशियस रहेगा, थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है। मेरे पहला कॉल जो रहेगा वो सेल साइड रहेगा। वोल्टास मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड आने के चांसेस ज्यादा है। ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ये ट्रेड कर चुका है और वहां पे ही है, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। नीचे में 960 950 के आसपास के टारगेट यहाँ पे वोल्टास में देखने मिल सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 1040 का स्टॉप लॉस ऊपर में लगा के इसको सेल लेके जाना है। दूसरा मेरा बाय साइड रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में हमने देखा है कि कल एक अच्छी रैली देखने मिली थी इंट्राडे में, और वहां से वापस एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे देखने मिल रहा है चार्ट पे। जो ऊपर में टारगेट निकल के आ रहे हैं 148 150 के आसपास के। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिल रहा है 134 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। तो नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पे बाय कॉल रहेगा और वोल्टास यहाँ पे सेल कॉल। नैल्को बाय कॉल रहेगा और वोल्टा सेल कॉल रहेगा। तो ये दो कॉल्स हो गई विकास की। सचिन भी जुड़े हैं हमारे साथ। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड्स ले रहे हैं इस समय? गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली मार्केट में जिस तरीके से पोजीशनिंग है, काफी डाइवर्जिंग स्टॉक्स भी है, बट मैं फोकस करना चाहूंगा जहां पर एक अच्छी रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, जहां से एक ड्यूरेबल एक अपसाइड नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। एंड स्पेशली जिस तरीके से डेटा अभी शेप अप हो रहा है रोलोवर्स के लिहाज से, तो यहाँ पर काफी सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है कि एक अच्छा अपवर्ड बायस बन सकता है। एंड उसमें से दालमिया भारत मुझे काफी शानदार लग रहा है। एक काफी अच्छा पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन इसने एस्टैब्लिश किया है डेली चार्ट पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक फ्लैट वेव करेक्शन कंप्लीट की है। 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जल्दी जो ऑस्किलेटिंग रेंज थी उस रेंज से एक बाहर मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। तो इसी लिहाज से थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके चले। दालमिया भारत में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 2340 के पोजिशनल टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 2105 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये जो लेवल्स है ये कैश के लेवल्स है। जो सेकंड स्टॉक है एंड सेकंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है वो है मेटल्स। एंड मुझे लग रहा है वहां पर हिंडाल्को में एक अच्छी डिक्लाइनिंग मूव एग्जिबिट हुई थी थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज। बट जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा है, मुझे लग रहा है एक अच्छे ओवर सोल्ड कंडीशन से एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है काफी शानदार हो सकती है ड्यूरिंग दी फेब्रुअरी सीरीज। तो यहाँ से एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिबाउंड रिकवरी की उम्मीद होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में।
तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 600 के आसपास एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, वहां तक एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है ऑन द हायर साइड। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 552 पे, एंड हिंडाल्को में भी पोजिशनल लॉन्ग्स लेने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 570 के आसपास का, बट मुझे लग रहा है वो भी एक ब्रेकआउट जोन है जहां से मोमेंटम काफी तेज हो सकता है। तो खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर्स में एंड हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। ओके, आपके दो ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे। अमित जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपके दो ट्रेड्स। जी विराज जी, मेरी नजर इस समय टाटा पावर पे है। टाटा पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। 361 का इसका लगभग प्राइस है। स्टॉप लॉस 355 का रखेंगे एंड टारगेट्स रहेंगे 371 के। दूसरा स्टॉक जो मुझे इस समय पसंद आ रहा है दैट इज बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में जिस हिसाब से हमने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी है, तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम यहाँ पे जरूर बनता है। 836 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 824 का और टारगेट्स रहेंगे 855 रुपए के। ओके, चलिए अब आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपकी दो कॉल्स इस समय की। जी, पहली जो कॉल रहेगी वो हिंद पेट्रो में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, इसमें वापस परसों जरूर एक गिरावट देखने मिली थी, लेकिन कल और आज वापस प्राइस एक्शन अपवर्ड की तरफ दिखा रहा है। तो 470 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 446 का कैसे मेंटेन करे। दूसरा जो है वो हेवल्स में शॉर्ट कॉल रहेगा। नंबर्स के बाद इसमें गिरावट देखने मिली थी और कोई रिस्पाइट नहीं है, उसके बाद भी 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए और आज भी इसमें वापस सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। स्टॉक अपना 200 डेमा ब्रीच कर चुका है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो 1310 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। मुझे लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर बना है हेवल्स में, तो इसमें 1260 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये इस समय की कॉल्स। कुछ और स्टॉक्स एड्रेस कर लेते हैं। एक बार टीवीएस मोटर लेकर आइए। टीवीएस मोटर, हालांकि नंबर्स अच्छे थे, लेकिन अगेन क्योंकि काफ़ी स्टॉक चल चुका है, इसके लिए शायद यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा डाउन साइड पर है। और उसके अलावा जी लेकर आइए। जी भी अब वापस डे लो पर। लेकिन सचिन, टीवीएस यहाँ पर कोई व्यू है आपका? अनुज जी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन जोन में है स्टॉक। इनफैक्ट मेजर वीकनेस की यहाँ पर ऐसे कोई संकेत नहीं नजर आ रहे। जिस तरीके से डेटा शेपअप हो रहा है 19 के आसपास का जो सपोर्ट है वो काफी ड्यूरेबल है। तो अगर वहां पर थोड़ी सी एक्सटेंशन हो भी जाती है तो मुझे लग रहा है एक अच्छी वापस अपॉर्चुनिटी होगी टू क्रिएट सम लॉन्ग पोजीशंस। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जो एक किसने बेस बनाया है 1935 1900 के आसपास का, आई थिंक वो बरकरार रहना चाहिए। एंड थोड़ा और समय ले सकता है कंसोलिडेशन में, बट मेजर ट्रेंड यहाँ पर अभी भी बुलिश है। अच्छा, विकास, कुछ स्टॉक्स जो कि क्रैक हो रहे हैं, क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ रहे हैं, मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है, उसमें एक इंद्रप्रस्थ गैस को देखिएगा। 425-65 पे डेढ़ पे आके ट्रेड करता हुआ पिछले 3-4 दिन में काफ़ी डेंट पड़ा है इस स्टॉक पे। एक राइजिंग चैनल वो टूटती हुई नीचे की तरफ 20 डे में तोड़ा, आज अभी 50 डे में बचा हुआ है। कोई टेक आपका एजीएल पर? जी हाँ, जो जिस हिसाब से एक डेली चार्ट पे भी जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक डाउन देखने मिल रहा है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस एक नीचे की तरफ जो 50 डीए में वहां तक ये डाउन साइड फॉल कर सकता है, जो आ रहा है 410 के आसपास का। अभी हमने देखा था कि लास्ट 3 दिन पहले हमने देखा था कि जो 200 डीए में उस पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिल रहा है। वहां पे टच करने के बाद वहां से वापस एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट देखने मिलेगा वो 410 के आसपास का है। तो इसमें जो प्रेशर है ये मुझे लगता है आज के दिन में कंटिन्यू होते देखने मिलेगा, और आज इंट्राडे में जो ऊपर की साइड में 436-38 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है प्रेशर जो इसमें कंटिन्यू होते देखने मिल रहा है। एक काम करते हैं, सचिन के पास एक और सेल कॉल है आईटी में। सचिन, टीसीएस पे भी आपकी सेल कॉल रही थी, अभी आईटी में एक और सेल कॉल है आपके पास? जी अनुज जी, इनफैक्ट कल हमने टीसीएस पे एक ट्रेड डिस्कस किया था ऑन द शॉर्ट साइड। वो मुझे लग रहा है अभी भी कंटिन्यूड ही होना चाहिए। जिस तरीके से अभी भी डेटा है 3700 3730 के आसपास के स्विंग्स वहां पर नजर आ सकते हैं 1 से 2 दिनों में। एंड एम्फोसिस में जिस तरीके से फिलहाल डेटा बन रहा है पिछले 4 दिनों से ये काफी कोशिश कर रहा है 2500 एंड 2600 इस पर्टिकुलर रेंज को मेंटेन करने की। बट डेटा यही इंडिकेट कर रहा है कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर शायद एग्जिबिट हो जाना चाहिए, जिसके प्रोबेबल मूव लगभग अराउंड 2400 तक स्ट्रेच हो सकती है। सो 100-100 पॉइंट की मुझे लग रहा है यहाँ पर एक मंदी होनी चाहिए
एंड जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, एक ओपन हाई एग्जिबिट किया है इसने, तो 2575 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 2430 के टारगेट के लिए। ओके चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। तीसरी तिमाही में कैनरा बैंक के नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं। इस दौरान बैंक का मुनाफा 27%, तो ब्याज से कमाई यानी NII करीब 10% बढ़े हैं। हालांकि ब्याज से कमाई में एक इनकम टैक्स रिफंड का भी हाथ रहा है। NIM बिना बदलाव के यानी मार्जिन 3.2% पर रहे हैं। इस बार के नंबर्स और आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक के ED अशोक चंद्रा जुड़ गए हैं। चंद्रा साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, क्योंकि हर बैंक में ये प्रेशर दिख रहा है। आपका मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल रहा है, इसका क्या कारण रहा और यहाँ पर अब आगे के लिए क्या आउटलुक है? हमने अपने एडवांसेस को बहुत ही जुडिशियली यूज़ किया है। जैसे आपने देखा होगा रैम सेक्टर एंड कॉरपोरेट सेक्टर के बीच में जो हमारा मिक्स था, तो सितंबर में हमारा अराउंड 54% रैम का कंट्रीब्यूशन था, जिसको हमने अभी बढ़ाकर रैम को 56% किया है एंड कॉरपोरेट को हमने 44% किया है। क्योंकि हमारा मानना है और हमने देखा भी है कि रैम के थ्रू जो यील्ड आता है वो काफ़ी अच्छा है। रैम के भीतर भी अगर हम देखें तो रिटेल एंड MSME का कंट्रीब्यूशन यील्ड ऑन एडवांसेज में काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने काफ़ी फोकस दिया है MSME को बढ़ाने के लिए एंड रिटेल सेक्टर को बढ़ाने के लिए। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप देखेंगे कि MSME में जो इस क्वार्टर का जो ग्रोथ हुआ है वो वन टाइम हाई है पिछले कितने क्वार्टर्स का। आप अगर पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ हमने MSME सेक्टर में किया है, जिसका इम्पैक्ट हमें यील्ड ऑन एडवांसेस पे पड़ा है और फाइनली वो हमें नीम पे उसका इम्पैक्ट आया है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ने के बावजूद हम अपने नीम को मेंटेन कर पाए हैं और 3.02 जो गाइडेंस हमने पहले भी दिया था दैट 2.9 से 3 के बीच में रहेगा, बट हमने 3.02 पे नीम को मेंटेन किया है। और आने वाले समय में भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2.9 से 3 के बीच में हम अपने नीम को मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा ये ठीक है, निम की बात समझ में आ गई, लेकिन आपको जो डिपॉजिट और एडवांसेस का ग्रोथ गाइडेंस है वो इंडस्ट्री से थोड़ा नीचे है। इसका क्या कारण है? FY24 में आप डिपॉजिट में 8.5% और लोन ग्रोथ में 10.5% का गाइडेंस दे रहे हैं। जी सर, अगर हमारा आप पूरे साल का गाइडेंस देखेंगे तो हमने जो एडवांसेस का जो ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया था वो 10.5 का गाइडेंस दिया था और उसके ऊपर अगर हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो 11.69% का हमारा परफॉर्मेंस है। इसके भीतर भी अगर आप देखें तो हमारा रैम सेक्टर का जो ग्रोथ हुआ है वो 14.56% का ग्रोथ हुआ है। इट इज पिछले कितने क्वार्टर्स का अगर आप देखें तो ये एक हाईएस्ट ग्रोथ है। आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो सही है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने थोड़ा अपने लोन बुक को श्रिंक किया है। जो आपको मालूम है कि NBFCs के ऊपर जो RBI की जो गाइडलाइंस आई थी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो आया था, तो उसके अंतर्गत हमने सारे NBFCs के जो पोर्टफोलियो है उसको रिजिक किया और जो CRAR के कारण RWA का जो ग्रोथ RBI के डायरेक्शंस के कारण हुआ था, तो उसको हमने अपने सारे NBFCs को ट्राई किया पास ऑन करने के लिए। जो बर्डन है बैंक और NBFC दोनों उसको ये करें, बर्डन को शेयर करें, तो उसमें मोस्ट ऑफ द हमारे NBFCs हैं अराउंड 95% को हमने पास ऑन किया। कुछ सेक्टर्स थे, कुछ ऐसे यूनिट्स थे जहां पे ये डिफिकल्टी हुई उनको बिकॉज ऑफ उनकी जो कॉर्पोरेट पॉलिसी थी, तो उसके कारण हमारा NBFC में ग्रोथ जो है वो कम हुआ है। आप देखेंगे 1,43,000 करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो था। लोन बुक जैसे पहले ग्रो हो रहा था वैसे ही हो रहा है और हम आगे भी ऐसा हमारा विचार है और हम ऐसा मानते हैं कि आगे भी हमारा अराउंड 11 to 12% का ग्रोथ निश्चित ही पूरे लोन बुक में होगा। ओके अच्छा सर, ये आपने जो अभी 2.9% के NIMs की कल्पना करी अशोक जी, मतलब क्या लग रहा है? मैं जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है लगभग अगले 2 क्वार्टर्स में बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और बाय आई थिंक द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल कितनी बढ़ने की आई थिंक आशंका लग रही है आपको इसमें? अशोक जी मेरे को सुन पा रहे हैं आप? नहीं। एक बार अशोक जी मुझे सुन पा रहे हैं आप?
जी जी बिल्कुल सर। ओके अशोक जी, मैं एक बार आई थिंक वीरू के कुछ ऑडियो में इशू आ रहा है, उसको मैं सॉल्व कराता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़, सॉरी आपने रैम 2 बार यूज़ किया, ये हमारी रिटेल ऑडियंस के लिए रैम का क्या मतलब हुआ? रिटेल एग्री एंड एमएसएमई या रूरल एग्री एंड एमएसएमई, क्या क्या होगा, एक बार अगर एक्सप्लेन कर दें तो। ये सर रिटेल है, एग्री है और एमएसएमई है, ये 3 सेक्टर आते हैं रैम में सर। रिटेल एग्री और एमएसएमई, देखिए ये क्योंकि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस पूरी हिंदी की है, तो इसके लिए एक बार सोचा कि उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ओके आई थिंक थोड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर इस समय। अशोक जी, तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस कन्वर्सेशन को हमको यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, थोड़ा ऑडियो का इशू है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट पूरे साल के लिए। चलिए फिर एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस साल आम चुनाव है, इसलिए इस साल का बजट जो है वो इंटरिम बजट होगा और बिग बजट इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद आएगा। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट करे और उससे पहले मार्केट का मूड कैसा है, कैसा मार्केट पोजीशन है, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग, कैसा प्लेस है मार्केट इस समय? मैं आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी कि मिड कैप का वैल्यूएशन प्रीमियम कितना 30% 40 हो गया, 40% हो गया है, लेकिन गिर नहीं रहे हैं स्टॉक्स। तो क्या मतलब होगा, क्या लार्ज कैप कैचअप करेंगे या मिड कैप गिरेंगे, क्या होगा? सो अनुज आप अगर फ्लोज देखें, फ्लोज का डायरेक्शन पिछले साल, बिफोर दैट जस्ट लुक एट CY22 2022 में आपने टोटल इंस्टीट्यूशनल फ्लोज में अगर आप ब्रेकअप देखें तो डोमेस्टिक्स ने $32 बिलियन ऐड किया और फॉरेनर्स ने $17 बिलियन का सेलिंग किया था, तो टोटल आपका $15 बिलियन का मार्केट में फ्लो आया, जो CY23 में मोर देन डबल हो गया, बिकॉज CY23 में दोनों सेगमेंट से करीबन 22 बिलियन आया। तो जो CY22 में $15 बिलियन का इन्फ्लो था, वो CY23 में $44 बिलियन का इन्फ्लो हो गया। 6 महीना पहले जब हम बात कर रहे थे, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स जो है वो लगभग 20% प्रीमियम पे था वर्सेस निफ्टी। तब भी आप अगर फंडामेंटली देखते तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे नज़र आते हैं। वहाँ से आज हम जनवरी में हैं, 6 महीना हो गया है, वो 20% का प्रीमियम 40 हो गया है, बिकॉज इंडेक्स ने वहाँ से भी रैली किया है। सो आज निफ्टी पी अगर आप देखने जाए तो 19.5 से 20 के बीच में है, बिकॉज हमारा जो EPS है 978 है FY24 का और 1140 है FY25 का, और निफ्टी करीबन 21,400 पे है। तो 19.5-20 का रेंज है निफ्टी का, जो कि इन लाइन विथ 10 ईयर एवरेज है। लेकिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का जो पी है वो 28 है, जो कि अपने खुद के एवरेज से भी बड़ा प्रीमियम पे है और वर्सेस निफ्टी भी बड़ा एवरेज पे है। मिड कैप छोड़िए, आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर देखते हैं, जिसका 10 ईयर एवरेज वर्सेस निफ्टी 24-25% डिस्काउंट होता है, वो आज 10% प्रीमियम पे चल रहा है। स्मॉल कैप NSE स्मॉल कैप 100। सो सी इसमें फंडामेंटल डेफिनेटली इंप्रूव है, आपका अर्निंग्स ग्रोथ भी आया है, बट फिर भी वैल्यूएशंस का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है मिड कैप स्टॉक्स के रिटर्न्स में, क्योंकि कई स्टॉक्स 5-6 गुना भी बढ़े हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, उनके अर्निंग्स 5 गुना नहीं बढ़े हैं। कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली बढ़ने के बावजूद वैल्यूएशंस उनके ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका अर्निंग्स भी फॉलो थ्रू किया है, बट लार्ज पार्ट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप रिटर्न, इसमें काफ़ी सारा योगदान आपके वैल्यूएशन री रेटिंग का भी रहा है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप अगर एग्जैक्ट 6 साल पीछे जाएंगे तो 2017 भी ऐसा साल था जो 2023 के वैसा ही रहा था। बहुत बड़ा रैली हुआ था मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में, प्राइमरी मार्केट में भी बहुत अच्छा बॉयंसी हमें देखने मिला था। द ओनली थिंग मिसिंग इन CY27 2017 वॉज देयर इज नो अर्निंग्स ग्रोथ, जो कि इस बार अर्निंग्स ग्रोथ है। और 2017 के अगर आप दिसंबर के सारे एनुअल आउटलुक रिपोर्ट देखें 2018 के, तो आपको लगेगा कि कुछ कहीं पे कोई रिस्क नहीं दिख रहा था उस समय। लेकिन मार्च 2018 में IL&FS क्राइसिस हुआ और उसके बाद काफ़ी सारा करेक्शन आया। आज ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि मार्केट करेक्ट करेगा या यही रफ्तार से आगे बढ़ेगा, बिकॉज 2024 बहुत अलग साल है, ये पूरा इवेंट लेड ईयर है, और एक सबसे बड़ा इवेंट अगले 90-120 दिनों में आएगा, इलेक्शंस। प्लस आप देख रहे हैं कि दुनिया के मार्केट्स में रिलेटिव बेसिस पे इंडिया का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुका है, बिकॉज आज हम लगभग 4.5 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप हो चुका है, 3.6-3.7 ट्रिलियन का GDP हो चुका है, 4th लार्जेस्ट मार्केट कैप हो चुके हैं।
तो एक जो इम्पोर्टेंस होता है रीजनल स्कीम ऑफ थिंग्स में, उसमें इंडिया काफ़ी ऊपर आ चुका है। और साथ ही अगर आप फ्लोज की बात करें, अभी हम CY24 का फ्लोज देखते हैं, अभी आप डोमेस्टिक फ्लोज देखें तो लगभग $3 बिलियन पर मंथ के हिसाब से रन रेट चल रहा है, इफ़ यू ऐड अप ऑल कॉम्पोनेंट, NPS, EPFO, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर हम FI फ्लोज को ना ज़्यादा बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, मान लीजिए सेम पिछले साल के बराबर $20-21 बिलियन ही रहता है, तो आप 55 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास का फ्लोज देख रहे हैं आज इंडिया में। हालांकि एब्सोल्यूट बेसिस पे देख के ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप देखना चाहिए, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग एब्सोल्यूट फ्लोज, CY22 15 बिलियन, CY23 44 बिलियन, और इस साल लगभग $60 बिलियन का एस्टिमेट मुझे लगता है हो सकता है। फ्लोज प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे फ्लोज के सामने कई बार वैल्यूएशंस काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेच रह सकते हैं। सो आपका फंडामेंटल माइंडसेट कुछ अलग हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ फ्लोज एंड सेंटिमेंट वैल्यूएशंस कैन कंटिन्यू डिफाइंग द ग्रेविटी। ओके, अब एक काम करते हैं, इतने आपने, वैसे ये साल आपके लिए बहुत शानदार रहा है, जो जो स्टॉक आपने बोला कि टॉप पिक, वो ज़बरदस्त भागा। एक 2-3 स्टॉक्स पर मेरी एक नज़र गई थी। एक जैसे मैं शुरुआत करूं शोभा से। शोभा में आपने बोला था, हमारी चर्चा हुई थी क्योंकि रियल एस्टेट पर आपने कहा था कि ये तो अभी स्टार्ट ऑफ द साइकिल है, तो शोभा इन पर्टिकुलर आपने क्यों चुना यहाँ पर, और अभी भी रियल एस्टेट पर व्यू पॉजिटिव है? सो रियल एस्टेट एक मैक्रो सेक्टर है, इसमें हमेशा टॉप डाउन व्यू बहुत ज़रूरी होता है पहले। सो हमारा टॉप डाउन व्यू ये था कि ये सेक्टर 10-11 साल से अंडर परफॉर्म किया है, डाउन साइकिल में था, और उन 10 सालों में कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी बढ़ा है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े थे, बट कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम 6-7% पर एनम कंपाउंड हुआ था, तो रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया था। दूसरा, पोस्ट कोविड एक एफिनिटी बढ़ गया था कि बड़ा घर होना चाहिए या खुद का घर होना चाहिए। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ आए। आप अगर याद करें तो हमने 4-5 सेक्टर्स की बात की थी इस थीम पे, होटल, रियल एस्टेट, ऑटो, कैपिटल गुड्स एंड हॉस्पिटल। ये पांचों डोमेस्टिक सिक्लिकल्स एक साथ चले हैं और कई सालों बाद चले हैं। अब रियल एस्टेट की अगर आप बात करें आज, हालांकि स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं पिछले 1.5-2 सालों में, बट डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। आप एवरी 15-20 डेज आप देखते हैं कि कोई बड़ा डेवलपर का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसका प्रीमियम सेल्स जो भी होते हैं बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अभी आपने DLF का न्यूज़ देखा था महीना भर पहले। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि साइकिल काफ़ी लंबा चल सकता है ये। हालांकि रिटर्न्स बहुत जल्दी आ गए, कई बार डीप सिक्लिकल सेक्टर्स में रिटर्न्स फ्रंट एंडेड होते हैं। अभी शोभा का बात करें तो इस पर हमारा बहुत सिंपल नज़रिया था कि ये स्टॉक में अभी भी 25 से 30% का रिलेटिव डिस्काउंट है, प्लस जो प्री सेल्स 6-7 साल फ्लैट हो चुके थे वहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रहा है। ओके, तो ये बात हो रही, शोभा की बात हो रही थी वैसे अभी, शोभा दिखा देते हैं इस समय। 2 PSUs पर आपने बहुत पॉजिटिव व्यू रखा, गेल और कोल इंडिया, और गेल में तो आप कह रहे हैं कि री रेटिंग ऑन द कार्ड्स, ये क्या कारण है? सो हमारा PSUs पिछले 2 सालों से हमने मॉडल पोर्टफोलियो में काफ़ी वेट बढ़ाया था। हमने CY23 में ONGC ऐड किया था 115 रुपये पे, हालांकि हमने जल्दी निकाल दिया। अब आज का भाव देख के ऐसा लगता है कि यू ऑलवेज बिकम मोर वाइजर इन हाइंडसाइट। बट कोल इंडिया के पीछे 2 रीज़न थे। एक तो पावर सेक्टर में जो एक उछाल दिख रहा है, और काफ़ी लंबा ड्यूरेशन तक हमें लगता है पावर डिमांड अच्छा रह सकता है, तो पावर से एक एंगल है कोल का। दूसरा, कोल का खुद का जो फंडामेंटल्स है थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना चलने के बावजूद भी स्टॉक आज भी 5 टाइम EV/EBITDA पे है, और यहाँ पे भी 6% के आसपास लगभग डिविडेंड यील्ड है। हाँ। गेल पे भी आप देखें आज 10 PE पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है चलने के बावजूद। साथ में ट्रांसमिशन जो उनका वॉल्यूम्स है उस पर 7-8% CAGR का एक्सपेक्टेशन है, प्लस पेट्रोकेम में टर्न अराउंड होने की उम्मीद है। हमारा खुद का जो एस्टिमेट है 30% EBITDA CAGR का है, ROE 9 से 13% तक जाने की उम्मीद है, और फ्री कैश फ्लो भी इंप्रूव होगा। तो वो नज़रिए से हमने वैल्यूएशन प्लस सम इंप्रूवमेंट इन फंडामेंटल का ब्लेंड बनाए, तो वो एंगल से हमने गेल को ऐड किया, और पूरा एनर्जी सेक्टर का जो हमारा अंडरवेट स्टांस था उसको हमने न्यूट्रल किया है। ओके, बिल्कुल। एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है आपकी लेमन ट्री होटल्स, और होटल्स में खैर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है वैसे, लेकिन ये सेक्टर जो है अब, क्योंकि ऑब्वियसली अयोध्या की बात हुई तो टूरिज्म की बात हो रही थी, फिर लक्षद्वीप की भी बात हो रही थी, लेकिन क्या ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल नहीं चुका है, या इन लेवल्स पर भी आपको लग रहा है कि ये मैक्रो री रेटिंग कंटिन्यू करेगी यहाँ पर? मुझे लगता है होटल सेक्टर के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। अगेन आप 10 साल पीछे जाइए,
2008 और 2019 का इंडियन होटल्स का एबिटा लगभग सेम था। रूम रेट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहे सेम थे। रहे। हाँ। 11 साल आपका एबिटा कहीं नहीं गया। एवरेज एबिटा मार्जिन ऑफ दैट 10 ईयर वाज 15%। हाँ। पोस्ट कोविड होटल सेक्टर में एक हमें उछाल देखने मिला, बिकॉज ट्रैवल इंप्रूव हुआ, लेजर बिजनेस, कई सारे इवेंट्स हुए, G20, वर्ल्ड कप एक्सेट्रा एंड एज यू सेड रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत उफान पकड़ा हुआ है। अब वाराणसी के अगर टूरिस्ट अराइवल्स के आंकड़े देखें 2022 और 23 के, तो 2 साल मिला के 15 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे विजिट कर चुके हैं। अभी आपने अयोध्या की बात की, उसकी हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं पर डे 4-5 लाख विजिटर्स ऐड हो रहे हैं और कई सारे ब्रांड्स ने वहाँ पे होटल का ऐलान कर दिया है। जहाँ तक मैं देखता हूँ सेक्टर को, डिमांड CAGR अभी भी सप्लाई CAGR से बहुत स्ट्रांग है। जो 15% का एबिटा इंडियन होटल्स बनाता था, उन्होंने 2023 में 35% एबिटा बनाया है और अगले 2 साल के लिए 30 से 33% का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया है। अगेन अ सेक्टर 12 साल कुछ नहीं किया है, अभी 2 साल ठीक किया है, तो नेचुरल टेंडेंसी है कि बहुत पैसा बन गया है, निकल जाते हैं। हमने भी यही गलती की थी। हमने 150 रुपये पे इंडियन होटल हायर करके 250 पे हमने मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल दिए थे, पर हमने वापस उसको 310 पे ऐड किया था पिछले साल और अभी तक हमने बनाए रखा है। साथ ही हमने लेमन ट्री भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। ये पहली बार हो रहा है कि 1.5 साल से हमारे पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर, जिसका बेंचमार्क में 0 वेट है, दोनों स्टॉक्स हमने 3% के वेट के हिसाब से मॉडल पोर्टफोलियो में बनाए रखे और अभी भी हमको यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आगे होता हुआ दिखता है सेक्टर में। सीमेंट में आप काफ़ी बुलिश रहे हैं, मुझे पता है एज ए हाउस काफ़ी बुलिश रहे हैं। इवन रामदेव सर भी जब लास्ट टाइम आए थे तो उनका व्यू पॉजिटिव था, खासतौर से अल्ट्राटेक जैसे नेम्स पर। यहाँ पर आप कहाँ पर दांव लगा रहे हैं? सो सीमेंट में देखिए अनुज, अगेन थोड़ा सा टॉप डाउन देखेंगे आप तो गवर्नमेंट का फोकस कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा रहा है पिछले 8-10 सालों में। आपने पिछले 4 सालों में ही कैपेक्स का बजट 4 गुना होता हुआ दिखा है, 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़। अभी 4 दिन बाद फिर से नए साल के एक इंटरिम आंकड़े पेश होंगे। मुझे लगता है पूरा इंडस्ट्रियल्स जो बकेट है, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, आप उसमें कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट ये भी डाल सकते हैं, इसमें आगे बहुत मुझे लगता है आसार है अभी भी। सीमेंट स्पेसिफिकली हमने जो चेंज किया है, हमारे पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में अल्ट्राटेक होता था, उसको हमने दालमिया से रिप्लेस किया है रिलेटिव वैल्यूएशन आर्बिट्राज के एंगल से। बट अगर आप रोड, रेलवे, मेट्रो, ओवरऑल कैपेक्स स्पेंडिंग जो इकोनॉमी में हो रहा है वो देखें, तो सीमेंट टू माय माइंड बिकम्स अ नो ब्रेनर। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हैं तो 2Q FY24 के पहले 7 ऐसे क्वार्टर लगातार थे जहां पे सीमेंट सेक्टर में अर्निंग्स डिक्लाइन था बिकॉज ऑफ हायर इनपुट कॉस्ट। 2Q FY24 पहला ऐसा क्वार्टर था जहां 7 क्वार्टर के बाद अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिला 100% प्लस। ये क्वार्टर हमारा एक्सपेक्टेशन फिर से 98% अर्निंग्स ग्रोथ का है और अगला क्वार्टर भी 50% का है। तो आपका फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म में भी ठीक है और लॉन्ग टर्म में गिवन द कैपेक्स फोकस, मुझे लगता है सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बना रहेगा। ओके, सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बना रहेगा। एक और आपकी जो टॉपिक रही है उसने इस बार निराश किया, वो मेट्रो ब्रांड्स। या आपकी बात हुई होगी शायद मैनेजमेंट से, उसके बाद आपने शायद कॉन कॉल वगैरह भी अटेंड करी होगी। आप सेटिस्फाइड हैं उससे? अभी भी व्यू बुलिश ही रहेगा या फिर थोड़ा सा थीसिस हिला उस नंबर के बाद? नहीं अनुज, आप देखिए कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी एक बहुत बड़ा समंदर है, ओशियन है, इसमें बहुत सेगमेंट्स है। ज्वेलरी है, लाइफस्टाइल है, अपैरल है, फुटवियर एक नया सेक्टर बन के उभर के आया है, QSR है। सो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में हमारा राय अभी भी बहुत बुलिश है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल्स के बाद, और रादर नाउ तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी का ओवरवेट सेम है। इनफैक्ट आउट ऑफ 8 कंजम्पशन स्टॉक्स जो हम मॉडल पोर्टफोलियो में रखे हैं, उसमें से 7 कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी और केवल 1 कंज्यूमर स्टेपल है। जहाँ तक मेट्रो की बात है, ये क्वार्टर सॉफ्ट था, पिछला क्वार्टर भी सॉफ्ट था। हो सकता है ये साल आपको फुल ईयर FY24 में अर्निंग्स डिक्लाइन दिखे, बट इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी हमें बहुत स्ट्रांग लगता है बिकॉज इट इन माई व्यू वन ऑफ द बेस्ट ब्रांडेड क्वालिटी फुटवेयर प्लेयर इन द कंट्री, ग्रोइंग भी है और साथ ही साथ इंटरनली फंडेड ग्रोथ है। तो इसके जो बैलेंस शीट कैश फ्लो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बीच बीच में आपको ऐसा दौर जरूर मिलेगा जहाँ पे P&L में आपको डिक्लाइन दिखेगा या सेम स्टोर ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ कम दिखेगा। इसमें सबसे बड़ा एक जो हेडविंड वही है कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं अभी भी। तो इसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको निराशा मिले, बट अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो दिस हैज़ टू बी अ कोर पार्ट ऑफ योर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो इन माय व्यू। ओके, एंड एक आखिरी सवाल, जोमेटो पर अब आप काफ़ी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहे हैं,
वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है? बिल्कुल। सो हमने जोमेटो पे कवरेज पिछले साल लगभग अप्रैल में 55 रुपीज़ पे किया था। 60 रुपए करीब था, हाँ। एग्जैक्ट 55 का प्राइस था। हाँ। वहाँ से हमने जुलाई में फिर इसको मॉडल पोर्टफोलियो में 74 या 75 रुपीज़ पे ऐड किया था। पिछले दोनों क्वार्टर्स के नतीजे ठीक थे। हमें लगता है कि यहाँ से स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट अलग अलग बिजनेसेस से भी आएगा, और कुछ अगर आप कुछ एक क्वार्टर्स का वेट करते हैं तो शायद आपको नंबर्स में भी बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, बिकॉज आपका फूड डिलीवरी प्लस क्विक कॉमर्स जो बिजनेस है, दोनों में इंप्रूवमेंट है। हालांकि स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं जहाँ से हमने इनिशिएट किया है, सो हो सकता है कि परसेंटेज रिटर्न अब वो मैग्नीट्यूड के ना हो, बट जैसे जैसे नंबर्स इंप्रूव होंगे आपको इसमें एक स्टडी रिटर्न्स बनने के आसार दिखते जाएंगे। ऑलराइट गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल एक बार जरा मार्केट देखिए, 21,300 पर आ गए हैं हम, और वो स्लो को ब्रेक कर दिया है। और अब जो हम बात कर रहे थे ना कि पुट्स देखिए इतने महंगे हैं, 21,150 का पुट की मैं बात कर रहा था, वो 21,150 का पुट अगर एक बार वापस देख सकूं मैं, तो जरा आज का 21,150 का पुट लेकर आइएगा, वो उसमें हाँ देखिए 20 रुपये पर आ गया वो पुट। बीरू है क्या शो में? बीरू, मार्केट देखिए डे लो पर और एकदम कोलैप्स आया। बिल्कुल, और अनुज फियर वही 44,600 500 इस बार वो गया, तो लग रहा है कि दिक्कत बढ़ेगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी बीरू। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस होती है, एक बार बाउंस जरूर आता है, क्योंकि हर कोई एक बार के लिए 200 डे मूविंग एवरेज पे कवर कर लेता है। एक बार बाउंस जरूर आता है, लेकिन अगर वो टूटता है तो उसके बाद आप और मैं दोनों जानते हैं सीधा 2.5-3% की डाउनसाइड ओपन होती है, और वही होती हुई मुझे दिखाई दे रही है बीरू, करीब करीब आराम से यहाँ पर डाउनसाइड ओपन होती हुई। जी हाँ, तो अभी आपने इस कार्यक्रम में ट्रेड्स भी समझे, आपने अर्निंग्स को भी समझा, एक बड़ी रिपोर्ट्स का डिस्कशन भी देखा। एक बार आप HDFC बैंक लेके आएंगे, ये क्या कर रहा है? HDFC बैंक 1537 पे डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। सचिन, कोई व्यू आपका यहाँ पर, कोई और ट्रेड रिकमेंड करना चाहेंगे एज ऑफ नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द डे? यहाँ पर आई थिंक बैंक्स पे ही अभी ध्यान देना है। आई थिंक आईटी का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी थोड़ा सा हो चुका है, बट बैंक्स में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है। एक्सिस बैंक ने जिस तरीके से थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है ऑन द हायर साइड, जिस तरीके से रेजिस्टेंस आया था 1070 के आसपास का, तो सपोर्ट मुझे लग रहा है 1020 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में और थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। 1050 के आसपास अभी एक रेजिस्टेंस है, तो 1055 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी 1020 एंड 1005 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे रखिए अपने राय। अब यहाँ पर चलते हैं नीरज जी के पास सीधे। कभी कभी मजबूती तो कभी कभी कमजोरी देनी पड़ती है, हैंड ओवर करनी पड़ती है, और आज कमजोरी हैंड ओवर करा। नीरज जी, बैंक निफ्टी में कोई कन्विक्शन नहीं, और कल जिसने बचाया था निफ्टी IT, आज उसी ने डुबाया एक बार फिर से। मार्केट्स एट डे लो। वीरू, इसी को बाजार कहते हैं, ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा ये। और आपकी सुर्ख लाल जो जैकेट है ना आज, वो पूरा सुरूर बना रही है। लाल अनुज की भी है। लाल बुल को भड़काने के लिए भी यूज होता है, लाल जोश का रंग भी होता है, लेकिन बहरहाल बैंक ने ही सर मूड खराब किया है, और HDFC ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। एक चीज बताऊं मैं आपको, अब आया ना HDFC बैंक का क्लैरिफिकेशन। एग्जैक्टली वही मैं कहा। क्या हुआ आप बताइए नीरज जी। मैं आज बहुत खुश हूं, मैंने आज सुबह वो लाइन ली है, और मैं आगे भी ऐसे लाइन लेता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब अब आप बताइए, अब क्या होता है ना, इसमें इशू कहां से आ गया अब। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पढ़िए आप। अब ये तो जो सोर्सेस थे, अब वो कहाँ गए सोर्सेस? क्योंकि सेबी ने, आपने सेबी का नाम ले लिया कि ये हमको सेबी से जानकारी मिली थी। अब सेबी तो रेगुलेटर है, और सेबी बोलेगा अभी हमने कहा, कब कहा आपको? आपने क्यों हमारा नाम लेके ये रिपोर्ट चलाई? बताइए अब आप। इसलिए मैं कहता हूँ आप आके स्टेटमेंट दीजिए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बात करिए, सवालों के जवाब दीजिए, जो कहना कह दीजिए। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड की चीज़ों का क्या मतलब होता है? सोर्स बेस का क्या मतलब होता है? क्लियर करिए। और बहुत लोग परेशान हैं इससे, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो 25,000 करोड़ की सेलिंग आई है ना, ऐसे ही नहीं आई है,
बैंक में। बिल्कुल। किसी ना किसी को तो लग रहा है ना कि ये क्यों HDFC बैंक की आज वैल्यूएशन 2.4 टाइम्स पर आ गई है, जो एक टाइम पे 6 टाइम हुआ करती थी, फिर 4 टाइम हुआ करती थी, क्यों आज वो 2.4 टाइम्स पर आ गई है? इसका जवाब चाहिए, बिल्कुल और चाहिए। अनुज, अगर ये इनका क्लैरिफिकेशन है कि उसकी वजह से नहीं है, तो ये और गंभीर चिंता की बात है हाँ, कि इतनी बड़ी सेलिंग कैसे आ गई। यानी कुछ अंदर या तो बहुत बड़ी गड़बड़ जो आप बताइए कि फिर क्लैरिफिकेशन दीजिए। अनुज के बिल्कुल सही कह रहे थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, ये चुपके चुपके क्लैरिफिकेशन क्या दिए, खुल के आइए, सामने बैठिए, जो भी इन्वेस्टर्स के सवाल हैं या एनालिस्ट के सवाल हैं या जर्नलिस्ट के सवाल हैं, उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। देश का सबसे बड़ा बैंक, जिसको हम ग्लोबल बैंक मानने के लिए तैयार हुए हैं, उसमें इस तरीके का बिहेवियर थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्या होता है ना, होड़ लग जाती है कि इस यहाँ भी है वहाँ भी है, इसके लिए आप मतलब उस तरीके से, ये क्या है मतलब। खैर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड, मैंने सुबह व्यू रखा था ना, मैं बस उसी पे नहीं बिल्कुल। और वो व्यू अभी भी हम लोगों का है कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये आज देखिए 2% स्टॉक गिरा हुआ है, कमज़ोर है, तो लोग जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, देश भर के इन्वेस्टर के मन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि HDFC बैंक में क्या हो रहा है, क्यों गिर रहा है इतना ये। एनीवे, खैर चलिए, मार्केट है, इस चीज़ों को हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन